तो अभी हम सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या है। तो डेटा साइंस जानने से पहले ये जो टर्म है, जो प्रीफिक्स है डेटा, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आपको डेटा ये टर्म सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। थोड़ी देर सोचिए। तो बेसिकली डेटा जो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। जब मैं बोलता हूं कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, इसका मतलब क्या है? तो फैक्ट्स मतलब कुछ भी हो, जैसे अगर आप नंबर्स से डील कर रहे हो, नंबर्स जैसे 23 हो गया है, 8000 हो गया है, 3.14, 3+4i, ये सब नंबर्स फैक्ट्स है और ये फैक्ट्स डेटा है। जब आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो, जैसे दिस इज स्पार्टा, माई नेम इज सैम, आई लव पिज्जा, तो ये सभी जो है ये भी डेटा है। और ये जरूरत नहीं है कि डेटा जो है बस नंबर्स और सेंटेंसेस में प्रेजेंट हो। डेटा जो है आपके पास इमेजेस और वीडियो के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। और स्पेशली आज के सोसाइटी में जब इतना ज्यादा जो है सोशल मीडिया चल रहा है, आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स है, इन सभी सोशल मीडिया साइट्स में जो है बहुत ज्यादा इमेज और वीडियो डेटा जनरेट होता है। तो अभी आप जैसे ये एक कार का इमेज देख रहे हो, तो मान लीजिए आपने अपने कार का इमेज जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो है डेटा जनरेट कर रहे हो। उसी तरह मान लीजिए आपने कोई जो है वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो? आप डेटा जनरेट कर रहे हो। तो हमारे पास जो है इतना ज्यादा डेटा प्रेजेंट है। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इतना ज्यादा डेटा बूम कब हुआ। तो मान लीजिए कुछ 30-40 साल पहले हमारे पास जो डेटा था वो बहुत ही ज्यादा कम था, और वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था। जैसे यहाँ पे लिखा है, सो डेटा बैक देन वाज स्मॉल एंड स्ट्रक्चर्ड। जब मैं बोलता हूँ कि डेटा उस टाइम पे काफी स्मॉल था, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे डेटा जो है किलोबाइट्स में प्रेजेंट था। तो किलोबाइट्स तो काफी ज्यादा कम है। अभी आपको जो है और डेटा आपको टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, एक्साबाइट्स में मिलता है। बट कुछ 30-40 साल पहले आपके पास जो लिमिटेड डेटा था वो बस किलोबाइट्स में प्रेजेंट था, क्योंकि आपके पास इमेज डेटा नहीं था, आपके पास वीडियो डेटा नहीं था। और उस टाइम पे जो भी डेटा प्रेजेंट था वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था। और जब मैं बोलता हूँ डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था, इसका मतलब यह है कि डेटा जो है या तो न्यूमेरिक था या फिर स्ट्रिंग था, और जो भी डेटा था आपका एक टाइडी फॉर्मेट, एक रो कॉलम जो टेबल फॉर्मेट है उसमें प्रेजेंट था। और जब आपको डेटा जो है आराम से एक एक्सेल शीट में या फिर ऐसे रो कॉलम फॉर्मेट में मिल जाता है, उसके साथ जो है आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो। बट उस टाइम पे जो है डेटा का उतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं, क्योंकि जब आपके पास डेटा बहुत कम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो है डेटा का इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलता है। बट आज के सोसाइटी में जो है ये पूरा बदल गया है। आज हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। हर रोज हम कुछ टेराबाइट्स या फिर एक्साबाइट्स ऑफ डेटा जो है जनरेट करते हैं। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है हम हर रोज जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा जो है बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। जब मैं बोलता हूँ कि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था, इसका मतलब ये है कि डेटा जो है बस आपको सिर्फ एक एक्सेल फाइल में नहीं मिलेगा। आपको, जैसे हमने देखा है, डेटा आपको एक्सेल फाइल में भी मिल सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकता है, एक्सएमएल फॉर्मेट में भी मिल सकता है, आपको इमेज के फॉर्मेट में मिल सकता है, आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी मिल सकता है। तो डेटा आज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और ये पूरा जो है अनस्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास जो इतना ज्यादा डेटा तो है, बट हम इस डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? तो यही पे जो है डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास इतना ज्यादा डेटा प्रेजेंट है, हम डेटा साइंस टेक्निक्स यूज करके इस रॉ डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इनसाइट्स जो है हमें बहुत जगह यूज होती है। जैसे अगर किसी कंपनी को अपना मार्केट बेस इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए हम डेटा साइंस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी कस्टमर का सेंटिमेंट जानना हो कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसके लिए भी जो है हम डेटा साइंस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और अभी जो ये पूरा पैंडेमिक चल रहा है, तो इस पैंडेमिक का अभी अगर हमें मानना है कि ये जानना है कि कब तक ये स्प्रेड होगा, ये कोरोना वायरस कब तक स्प्रेड होगा, कहाँ कहाँ स्प्रेड होगा, कैसे स्प्रेड होगा, इस मामले में भी जो है डेटा साइंस यूज हो सकता है। जब हमारे पास इतना ज्यादा डेटा प्रेजेंट है,
तो आज के सोसाइटी में डेटा साइंस एक वैल्यू ऐड नहीं है, डेटा साइंस एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। बिकॉज आपके पास जो भी डेटा हो उसके अंदर से आप इनसाइट्स निकाल सकते हो। तो अभी हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि डेटा क्या है और हम डेटा साइंस टेक्निक्स कैसे यूज कर सकते हैं कि हम इस रॉ डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट कर सके। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ डेटा साइंस के। तो मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो और आपको अचानक से जो है आपका बैंक कॉल करके आपको बोलता है कि आपने जो है यूनाइटेड स्टेट्स में एक $10,000 का ट्रांजैक्शन किया है और आपने एक डायमंड नेकलेस खरीदा है और आप एकदम शॉक में चले जाते हो। तो आप सिनेरियो ये है कि आप जो है कभी इंडिया के बाहर गए ही नहीं हो और आपने कभी जो है अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं किया। बट आज सडनली जो है आपको बैंक कॉल करके बता रहा है कि जो है आपने $10,000 का डायमंड नेकलेस खरीदा है यूनाइटेड स्टेट्स में और आपको वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है कि ये आपने ट्रांजैक्शन किया है कि नहीं किया है। तो ये बैंक को कैसे पता चला कि ये जो है एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है? तो यहाँ पे आपका बैंक जो है कुछ डेटा साइंस टेक्निक्स यूज कर रहा है। तो आपका बैंक जो है आपके जो परचेसिंग पैटर्न्स है उन परचेसिंग पैटर्न्स या फिर स्पेंडिंग पैटर्न्स को पूरा एनालाइज करता है। तो मान लीजिए आपके बैंक को पता होगा कि नॉर्मली जो है आपका स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर इतना ही है। मान लीजिए ये जो डेटा साइंस एल्गोरिदम आपका बैंक अप्लाई कर रहा है उस एल्गोरिदम को पता होगा कि आप एक महीने में जो है ज्यादा से ज्यादा आप शायद से 2,000 से लेकर 5,000 रुपए खर्च करते हो एक महीने में और आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो वो मान लीजिए आप बैंगलोर में ही करते हो। तो ये सडनली जो है $10,000 का एक्सपेंडिचर यूनाइटेड स्टेट्स में ये सडनली एनॉमली हो गया है। ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन थे वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से थोड़ा हटके हो गया है। तो यहाँ पे आपके डेटा साइंस एल्गोरिदम ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया, फ्लैग कर लिया कि ये जो है एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है और यहाँ पे इसलिए आपके बैंक वालों ने आपको कॉल करके बताया है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है और कंफर्म कर लीजिए ये आपने किया है कि नहीं है। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है डेटा साइंस का। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है डेटा साइंस का जहां पे आपने शायद से जीमेल तो यूज किया ही होगा और जब आपने जीमेल यूज किया है तो आपको पता होगा कि जीमेल में जो है आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। आपको नॉर्मल मेल मिलता है, आपको एक स्पैम सेक्शन रहेगा, एक प्रमोशन सेक्शन रहेगा, एक सेंट का फोल्डर रहेगा, ऐसे ये सब रहेगा। तो जीमेल को ये कैसे पता चलता है कि ये जेन्युइन मेल है या फिर एक स्पैम है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिर से जीमेल जो है डेटा साइंस टेक्निक्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए जब भी आपको कोई मेल आता है और ये अगर स्पैम मेल है तो ये स्पैम मेल में नॉर्मली जो हेडिंग होता है तो वो हेडिंग में जो है आपने अगर क्लोजली नोटिस किया होगा तो बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क रहेंगे या फिर ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे जैसे कंग्रेट्स यू हैव वन रुपीज 50,000 या फिर इमरजेंसी प्लीज हेल्प सेव माय चाइल्ड। और ये बस हेडिंग का हो गया है और अब जो पूरा बॉडी है बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस रहेंगे। सो इफ यू हेल्प मी बाय लेंडिंग 5,000 रुपीज आई विल गिव यू 10,000 रुपीज बैक। तो जीमेल बैक एंड पे जो है जो भी आपका बॉडी लिखा है उस मेल के अंदर वो भी पूरा जो है अच्छे से वो पैटर्न चेक करता है। तो ये पैटर्न चेकिंग का जो है फिर से डेटा साइंस में अंदर आ जाता है।